चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं 1947 के ठीक बाद के दशकों में। ये वो समय था जब एक बिल्कुल नए देश भारत की कल्पना की जा रही थी और आप कह सकते हैं उसका अंदरूनी नक्शा बन रहा था, उसे एक शक्ल दी जा रही थी। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक ऐसे देश ने जहां अनगिनत भाषाएं और संस्कृतियां हैं, अपनी अंदर की सीमाओं को फिर से तय किया। और जानते हैं आज की हमारी ये पूरी पड़ताल किस पर आधारित है? सिविल सेवा परीक्षा के लिए बनाए गए इन हाथ से लिखे हुए नोट्स पर। ये नोट्स हमें उस वक्त की बड़ी बड़ी घटनाओं और बहसों की एक जबरदस्त झलक देते हैं। तो चलिए इन्हीं नोट्स के सहारे जरा गहराई से समझते हैं उस दौर को। तो सबसे पहले चलिए उस वक्त के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, 1947 में भारत एक एकदम नया देश था और चुनौतियां वो तो पहाड़ जैसी थीं। बंटवारे के जख्म थे, शरणार्थियों का संकट था और सैकड़ों रियासतों को एक साथ लाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये जो नया देश था भारत, इसकी आबादी कितनी थी? करीब 34.5 करोड़। इतनी बड़ी, इतनी अलग अलग तरह की आबादी को एक साथ एक देश बनाकर रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और बंटवारे की जो मानवीय कीमत थी वो तो बहुत ही बड़ी थी, बहुत ज्यादा। लगभग 80 लाख लोग रिफ्यूजी बनकर, हिंसा से, अनिश्चितता से बचकर जो नया पाकिस्तान बना था वहां से भारत आए। ये इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक था। और मानो ये सब काफी नहीं था, इस पूरी उथल-पुथल के बीच देश को एक और गहरा सदमा लगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और पूरा देश शोक और एक अनिश्चितता के माहौल में डूब गया। तो इन शुरुआती चुनौतियों से जूझते हुए एक और बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। सवाल ये कि इस इतने बड़े और विविध देश को राज्यों में कैसे बांटा जाए, कैसे संगठित किया जाए। उस समय के नेताओं के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या राज्यों को बनाने का आधार सिर्फ प्रशासनिक सुविधा होने चाहिए या फिर लोगों की भाषा और उनकी सांस्कृतिक पहचान? और बहुत जल्द भाषा का मुद्दा सबसे बड़ा बनकर सामने आया। और मजे की बात देखिए, आज़ादी से पहले 1920 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने खुद ये वादा किया था कि जब देश आज़ाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश धर्म के नाम पर पहले ही बंट चुका था, तो नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेताओं को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि कहीं भाषा के नाम पर देश और न बढ़ जाए, कहीं इससे देश की एकता को ही खतरा न हो जाए। अब सरकार तो हिचकिचा रही थी और इसी हिचकिचाहट ने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया, खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी के जो तेलुगु बोलने वाले इलाके थे वहां। पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक गांधीवादी कार्यकर्ता ने अलग आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया और 58 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बस इसके बाद तो पूरे इलाके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को बना आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य। ये एक ऐतिहासिक पल था। आंध्र प्रदेश का बनना ये तो बस शुरुआत थी। इसने एक तरह से बाढ़ के दरवाजे खोल दिए। अब तो हर तरफ से भाषाई राज्यों की मांग उठने लगी। तो जाहिर है सरकार को अब इस मसले से निपटने के लिए कोई पक्का, कोई व्यवस्थित तरीका निकालना ही था। और इसी के जवाब में 1953 में सरकार ने बनाया राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका काम सीधा सा था, पूरे देश का जायजा लो और बताओ कि राज्यों की सीमाएं कैसे फिर से बनाई जाएं। और हाँ, इसका मुख्य आधार भाषा ही होना था। तो आयोग ने अपना काम किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पास किया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो फिर क्या हुआ? 1 नवंबर 1956, वो तारीख जब ये कानून लागू हुआ और हमारे सामने आया भारत का एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल मैप, जिसमें थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जो पुरानी प्रोविंस और रियासतें थीं, उन्हें मिलाकर नए भाषा पर आधारित राज्य बना दिए गए। मतलब देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा ही बदल गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1956 का जो ये रीऑर्गेनाइजेशन था, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत तो थी, पर ये आखिरी फैसला नहीं था। भारत का नक्शा तो इसके बाद भी आने वाले कई सालों तक बदलता रहा, विकसित होता रहा।
जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, 1960 में जो बॉम्बे प्रोविंस था, वहां भी आंदोलन हुए। नतीजा, उसे भाषा के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया गया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात। फिर थोड़ा और आगे बढ़ें तो 1986 में पंजाब का बंटवारा हुआ। एक बना पंजाबी बोलने वालों का पंजाब और दूसरा हिंदी बोलने वालों का नया राज्य हरियाणा। इससे पता चलता है कि भाषाई पहचान की ताकत कितनी जबरदस्त थी। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कैसे एक नए नवेले देश ने अपनी अंदरूनी विविधता को संभालने का, उसे एक पहचान देने का एक रास्ता खोज निकाला। और कमाल की बात यह है कि जिस भाषाई पुनर्गठन से हमारे नेता कभी डरा करते थे, उसने तो असल में देश की एकता को और मजबूत कर दिया। इसने लोगों को अपनी भाषा की पहचान के साथ साथ एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा होने का एहसास कराया। और ये पूरी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज के भारत में भाषा और पहचान की क्या जगह है, और आने वाले समय में ये चीज़ें हमारे देश के समाज और राजनीति को कैसे शक्ल देंगी।